रामलाल और पुष्पा के चेहरे पर बड़ी बहू के आने की खुशी साफ झलक रही होती है। अरे ओ भगवान, अब और कितना इंतजार करवाओगी? हाँ, हमारी बड़ी बहू कब से बाहर खड़ी है, जल्दी से गृह प्रवेश करवाओ। जी अभी करवाती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है, सारी रस्में अच्छे से होनी चाहिए ना। पुष्पा बहन जल्दी हाथ चलाओ, जितनी जल्दी बहू चौखट पार करेगी उतनी ही जल्दी तुम्हें दादा दादी बनने का सुख भी देगी। माया सही कह रही है, बहू को दरवाजे पर ज्यादा देर खड़ा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि बहू को जितना इंतजार करवाओ घर का वंश आने में भी उतना ही वक्त लगेगा। मेरी काजल बहू तो बहुत ही सुलझी हुई है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये आते ही बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाएगी और मेरा घर पोते पोतियों की किलकारियों से गूंज उठेगा। बिल्कुल सही कहा, हम दोनों तो बस इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे हाथ में हमारा पोता होगा। जिसके बाद पुष्पा काजल का गृह प्रवेश करवाकर उसे घर के अंदर लाती है। अब जल्दी मुझे कोई अच्छी खबर सुना देना, ताकि मुझे गांव से दोबारा शहर आने का बहाना मिले और मैं पूरे 9 महीने तेरे साथ रहकर तेरी सेवा कर सकूं। जी दादी, आपकी दुआ रही तो जरूर ऐसा ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई शिकायत का मौका ना दूं। काजल बहू, आज तुम्हारे इस घर में पहली रात है, अगर कोई भी परेशानी हो या कोई चीज चाहिए हो तो हिचकिचाना मत, मैं तुम्हारी सास बाद में हूँ, पहले तुम्हारी माँ हूँ। शुक्रिया माँ जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। जिसके बाद काजल अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह काजल नहा धोकर किचन में पहुंचती है और सबके लिए स्वादिष्ट हलवा और नाश्ता बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वहीं खाना खाकर सब काजल के हाथ के स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते। भाई वाह काजल बहू वाह, इतना स्वादिष्ट हलवा तो मैंने आज तक नहीं खाया। पापा सही कह रहे हैं, काजल के हाथ में तो वाकई में जादू है। मुझे लगता है कि अब मेरा वजन बढ़ने वाला है। बहू के हाथ का स्वाद ही ऐसा है। इतना कहकर पुष्पा खाना खाने के बाद काजल से कहती है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ काजल, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, सब लोग आते ही होंगे। जिसके बाद दोपहर होते होते घरों में रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ लग जाती है। काजल एक सुंदर लाल जोड़े में सजी हुई सिर पर पल्लू लिए सोफे पर बैठी होती है, जहां औरतें एक एक करके उसका घूंघट उठाकर उसे शगुन दे रही थीं। अरे वाह पुष्पा, तूने तो हीरा ढूंढा है अपनी बड़ी बहू के रूप में। सही कह रही हो बहन, देखने में तो बहुत सुंदर है, अब बस जल्दी से गोद भराई के लड्डू खिला दो। हाँ पुष्पा, शादी के लड्डू तो खा लिए, बहू के मुंह दिखाई के भी खा लिए, अब तो हमें बस तुम्हारी बहू की गोद भराई का इंतजार है। आप सबकी दुआएं साथ रही तो वो दिन भी दूर नहीं होगा। मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी इस घर में खुशी आए। मैं तो अभी से मन्नत मांगने जा रही हूँ भगवान से। ऐसे ही मुंह दिखाई की रस्म हंसी खुशी संपन्न होती है। दिन बीतने लगते हैं और काजल पूरी मेहनत से घर की जिम्मेदारियां निभाने लगती है। वो सुबह सबसे पहले उठकर सास ससुर की सेवा करती है और अजय के भी हर काम का ध्यान रखती है। पुष्पा भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन हर बात में खुशखबरी का जिक्र जरूर होता था। और फिर एक दिन पुष्पा काजल से, काजल बहू, 1 महीना बीत गया तुम्हारी शादी को, पर तुमने अभी तक कुछ बताया नहीं, क्या बात है? माँ जी, अभी तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, थोड़ा समय तो लगता ही है ना इन सब चीजों में। समय क्या लगता है बहू, गांव में तो शादी के महीने भर बाद ही खुशखबरी मिल जाती है। तू शहर की है, पर यहाँ भी रीति रिवाज तो वही है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, मैं भी तो यही चाहती हूँ। ऐसा कहकर काजल वापस बैल्कनी के पौधों को पानी देने में लग जाती है। फिर शाम को जब अजय ऑफिस से आता है तो रामलाल उसे अपने पास बुलाकर कहता है, देख अजय, मैं जानता हूँ कि तू अभी अपने करियर में और सेटल होना चाहता है, पर घर के वंश की जिम्मेदारी भी बड़ी चीज है बेटा। अब देर मत कर, हमें दादा दादी बनने का सुख दे। पापा मैं समझता हूँ, पर ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है ना। हम कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों देरी हो रही है। देरी क्या होती है, लोग क्या कहेंगे कि खन्ना जी के घर का चिराग बुझ गया। बच्चों की कौन सी बहुत जिम्मेदारी होती है, हम हैं ना संभालने के लिए। रामलाल की बातें सुनकर अजय अपने कमरे में चला जाता है और फिर रात को कमरे में अजय और काजल आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां दोनों के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा होता है। काजल, मम्मी और पापा का दबाव तो अब और बढ़ता जा रहा है यार। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें
कैसे समझाऊं कि सब कुछ कुदरत के हाथ में है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मम्मी जी तो रोज मुझसे यही सवाल पूछती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। तुम परेशान मत हो, हम किसी अच्छे डॉक्टर से मिल लेते हैं ताकि ये रोज रोज की चिकचिक खत्म हो। ऐसी दोनों की शादी को अब 6 महीने बीत चुके थे और फिर एक दिन परिवार के किसी करीबी रिश्तेदार की शादी होती है। पुष्पा, रामलाल, अजय और काजल सभी वहां पहुंचते हैं, जहां लोग काजल को घेर लेते हैं और वही सवाल दोहराने लगते हैं। अरे पुष्पा, तू तो कह रही थी कि तेरी बहू बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाएगी। 6 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या बताऊं बहन, आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं, पर मुझे यकीन है कि सब ठीक होगा। पुष्पा, मेरी बात मान, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे, शायद कोई अंदरूनी परेशानी हो। माँ जी, ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है काजल। अब चल, अब घर चलकर बात करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद सभी शादी से वापस आ जाते हैं। वहीं वापस आकर पुष्पा का मिजाज बदला हुआ था कि तभी उसे उसकी सहेली आशा का फोन आता है। अरे पुष्पा, तुझे पता है कि मेरी बहू माँ बनने वाली है? बस यही खुशखबरी देने के लिए तुझे फोन किया था। हाँ भाई, मुबारक हो। अब तो तेरे यहाँ पोते की किलकारियाँ गूंजेगी। ऐसे ही बात करके पुष्पा फोन रख देती है और सभी से कहती है, मेरी सहेली आशा का फोन था। उसके बेटे की शादी मेरे बेटे की शादी के बाद हुई है, लेकिन उसकी बहू माँ बनने वाली है, यही बताने के लिए फोन किया था उसने। और काजल, एक तुम अभी तक बस कोशिश ही कर रही हो। माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब और बहाने नहीं चलेंगे। कल ही अजय तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। मुझे जानना है कि खराबी कहाँ है। माँ, आप बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हैं। हम चले जाएंगे डॉक्टर के पास, पर आप शांत हो जाइए। शांत कैसे हो जाऊं? मुझे पोता चाहिए, और वो भी जल्दी। अगले दिन अजय और काजल डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ कई तरह के टेस्ट और चेकअप के बाद रिपोर्ट आती है। वहीं डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहते हैं, मिस्टर अजय, देखिए आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, पर काजल की रिपोर्ट्स में कुछ दिक्कतें हैं। उनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, इसका क्या मतलब है? क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? देखिए, साइंस में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, पर फिलहाल की स्थिति ये है कि कंसीव नहीं कर सकती। इनके शरीर में कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सुनते ही काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सुध बुध खो बैठती है। वहीं अजय भी सुन्न रह जाता है, जिसके बाद दोनों भारी मन से घर लौटते हैं, जहाँ घर पर पुष्पा और रामलाल बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। आ गए तुम लोग। बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? खुशखबरी कब तक मिलेगी? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि काजल कभी माँ नहीं बन सकती। उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। क्या? ये क्या कह रहा है तू अजय? काजल माँ नहीं बन सकती? माँ जी, डॉक्टर ने यही कहा है। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। हे भगवान, तूने तो मुझे बांझ बहू दे दी। इस घर की बड़ी बहू ही बांझ निकल गई। अब मेरे घर का वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मेरा क्या होगा? माँ, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? और भाभी को बांझ मत कहो, इसमें उनका क्या कसूर है? तू चुप रह अरुण। 6 महीने से ये झूठ बोल रही थी कि माँ जी खुशखबरी आएगी। ये नहीं बताया कि एक बांझ है। भूल जाओ कि इस घर को कोई वंशज मिलेगा। तभी काजल को रोता देखकर रामलाल काजल से कहता है, ये रोकर हमें मगरमच्छ के आंसू क्यों दिखा रही है? हाँ, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा यकीन मानिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। माफी से क्या होगा? क्या तू मुझे मेरा पोता वापस दे देगी? निकल यहाँ से और अपने कमरे में जाकर रो। हमारे सामने ये ड्रामा मत कर। काजल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अजय भी बेबसी में उसके पीछे नहीं जाता। घर का माहौल एकदम गमगीन और तनावपूर्ण हो गया था। वहीं पुष्पा और रामलाल अपने कमरे में जाकर आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। अब हमें कुछ करना होगा। हम अजय की जिंदगी एक बांझ औरत के साथ बर्बाद नहीं होने दे सकते। मैं भी यही सोच रहा हूँ पुष्पा, हमें अजय की दूसरी शादी करवानी होगी, पर ये काजल इतनी आसानी से घर छोड़कर नहीं जाएगी। मैं इसे इतना परेशान करूंगी कि ये खुद ब खुद अजय को तलाक देकर चली जाएगी। आप बस देखते जाओ मैं इसके साथ क्या करती हूँ। इतनी बातें कहकर वो लोग सो जाते हैं और फिर अगले दिन काजल किचन में काम कर रही होती है। तभी वो थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाती है। उसी वक्त पुष्पा किचन में जाकर लाल मिर्च का डिब्बा खोलकर फैन ऑन कर हॉल में चली आती है। और फिर जैसे ही काजल वापस किचन में जाती है तो मिर्च उड़कर सीधा काजल की आंखों में पड़ जाती है। मेरी आंखें,
माँ जी, ये क्या हो गया? पूरे किचन में मिर्च उड़ रही है। काजल की आवाज सुनकर पुष्पा किचन के बाहर आकर किचन का दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, तू है ही लापरवाह। अपनी लापरवाही में मिर्ची का डब्बा खोल दिया होगा तूने और पंखा भी चालू छोड़ दिया होगा। अब झेल अपनी गलती का नतीजा। माँ जी प्लीज दरवाजा खोलिए, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। पुष्पा काजल की आवाज सुनकर भी दरवाजा नहीं खोलती। वहीं काजल किसी तरह खुद को संभालकर पानी से अपनी आंखें धोती है। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। फिर थोड़ी देर के बाद पुष्पा दरवाजा खोल देती है। तभी काजल रोते हुए अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। काजल समझ गई थी कि सब कुछ उसकी सास का किया धरा था, लेकिन वो फिर भी चुप थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन पुष्पा बाथरूम में सर्फ का पानी फैला देती है। फिर जब काजल कपड़े धोने बाथरूम में जाती है तो वो फिसलकर गिर जाती है। आह माँ, मैं गिर गई, मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी है। काजल की आवाज सुनकर पुष्पा वहां आकर बोलती है, नाटक मत कर बांझ, गिर गई तो उठ और काम पर लग। कोई चोट वोट नहीं लगी तुझे, घर का काम नहीं करना चाहती इसलिए ये बहाने बना रही है। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? क्योंकि तू इस घर के लायक नहीं है। तूने हमारे वंश को मार दिया है। अब शांति से काम कर, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सब देखकर काजल समझ गई थी कि ये सब उसकी सास जानबूझकर कर रही है। फिर भी वो चुप रहती है। उसे लगता है कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पुष्पा डाइवोर्स पेपर काजल की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये ले काजल, इन पेपर्स पर साइन कर और अजय की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जा। हम उसकी दूसरी शादी करवाएंगे। नहीं माँ जी, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे तलाक देने के लिए मत कहिए। अजय इधर आ, देख अपनी इस बांझ बीवी को। ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। क्या तू पूरी जिंदगी बिना पिता बने रहना चाहता है? माँ आप क्या कह रही हैं? काजल मेरी पत्नी है, पर जो मुझे पिता नहीं बना सकती वो कैसी पत्नी? काजल माँ सही कह रही हैं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम जैसी बांझ औरत से शादी करके मेरा नसीब ही फूट गया। साइन करो इन पेपर्स पर। अजय का ये रूप देखकर काजल का दिल टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये सारा मंजर अरुण देख रहा होता है। वो अपनी भाभी का पक्ष लेना चाहता था, पर उसकी माँ के आगे उसकी एक नहीं चलती। तभी वो चुपचाप घर से बाहर निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी से मिलने एक कैफे पहुंचता है। ए शिवानी, घर के हालात बहुत खराब हैं यार। मम्मी भाभी को बहुत परेशान कर रही हैं और अब तो भाई भी उनके साथ हो गए। क्यों अरुण, आखिर भाभी का कसूर क्या है? डॉक्टर ने कहा है कि वो कंसीव नहीं कर सकती, तो इसमें उनकी क्या गलती? मम्मी को बस वंश चाहिए। वो कह रही हैं कि भाभी बांझ है और भाई की दूसरी शादी करवाएंगे, और भाई भी अब भाभी को बुरा भला कह रहे हैं यार। ये तो सरासर नाइंसाफी है। किसी औरत की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं की जा सकती। मेडिकल इश्यूज किसी को भी हो सकते हैं। आज भाभी के साथ ये हो रहा है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं? मम्मी किसी की नहीं सुन रही हैं। अरुण, तुम अपने घर में मेरी शादी की बात करो। आज नहीं तो कल हमें शादी करनी है। शायद मेरे आने से घर का माहौल कुछ बदले और मैं भाभी की मदद कर सकूं। अरुण ने शिवानी की बात पर गहराई से सोचा। उसे लगा कि शायद यही एक रास्ता है जिससे घर का ध्यान भाभी से हट सके और शिवानी जैसी सुलझी हुई इंसान इस घर में आकर हालात संभाल सके। इतना सोचकर अरुण भारी मन से घर वापस आकर सबको हॉल में इकट्ठा करता है। मम्मी, पापा, भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनेंगे। अब क्या नया रायता फैलाना है तुझे? देख नहीं रहा घर में पहले से ही कितनी मुसीबत है। माँ प्लीज भाभी को उस नाम से मत बुलाओ ना। असल में बात ये है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम शिवानी है। क्या शादी? अभी तो तेरे बड़े भाई की जिंदगी का फैसला नहीं हुआ और तुझे अपनी शादी की सूझ रही है। पापा, अगर आप लोग मेरी शादी शिवानी से नहीं करवाएंगे तो मैं उसे भगा कर ले जाऊंगा। फिर आप अपने इस इकलौते वारिस को भी खो देंगे। अरे ये क्या बोल रहा है? ठीक है, अगर तू उस लड़की को पसंद करता है तो हम देख लेंगे। कम से कम छोटे बेटे से तो इस घर को वंश मिल जाएगा। हाँ माँ, सही कह रही हो। मेरे नसीब में तो औलाद का सुख है नहीं। शायद अरुण के जरिए ही इस घर का चिराग जल जाए। पुष्पा और रामलाल मान जाते हैं क्योंकि उनके पास अरुण ही आखिरी उम्मीद था। फिर अगले दिन वो शिवानी के घर जाकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं और फिर बहुत ही जल्द शादी की तारीख पक्की हो जाती है।
घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन काजल के लिए ये दिन किसी नर्क से कम नहीं था। ओ बांझ, कहाँ मर गई? देख, घर में शादी है, सारे मेहमान आने वाले हैं, सारा खाना तुझे ही बनाना है, हलवाई नहीं लगा रहे हम, फालतू का खर्चा नहीं करना। माँ जी, इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती आजकल। तबीयत का बहाना मत बना, घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, अब थोड़ा काम करना पड़ रहा है तो नानी याद आ रही है। चुपचाप किचन में जा और काम शुरू कर। बेचारी काजल रसोई में जाकर चुपचाप काम में लग जाती है। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है, घर मेहमानों से भर जाता है। काजल सुबह 4 बजे से उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है, फिर दोपहर का खाना और फिर रात की दावत भी बनाती है, पर किसी को उस पर तरस नहीं आता। मेहमान भी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरे पुष्पा की बड़ी बहू तो बेचारी नौकरानी बन गई है। सुना है वो कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए ये लोग उसे इतना रगड़ रहे हैं। हाँ भाई, बांझ औरत की क्या इज्जत। पुष्पा तो अब छोटे बेटे की शादी भी इसलिए इतनी जल्दी करवा रही है। जिसके बाद शादी की रस्में पूरी होती हैं और शिवानी विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। उसका गृह प्रवेश ठीक वैसे ही होता है जैसे काजल का हुआ था। फिर शिवानी अपने कमरे में जाकर आराम करती है और अगले दिन वो तैयार होकर अपनी सास के पास आती है तो पुष्पा उससे कहती है, शिवानी बहू, तेरा इस घर में स्वागत है। देख, मेरी सारी उम्मीदें अब सिर्फ तुझसे है। तेरी जेठानी तो फूटी किस्मत वाली निकली, पर तू मुझे जल्दी खुशखबरी देना। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, खुशियाँ जरूर आएंगी, पर जेठानी जी के बारे में आप ऐसा मत कहिए, वो भी तो इसी घर का हिस्सा है। हिस्सा नहीं, बोझ है वो। खैर, तू अपनी पहली रसोई की तैयारी कर। जिसके बाद शिवानी रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और सभी को परोसकर खिलाती है। वहीं खाना खाकर सभी तारीफ करते हैं और उसे नेक भी देते हैं। शिवानी जानबूझकर काजल को अपने पास बिठाती है, जो पुष्पा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसे ही एक हफ्ता बीतता है और एक दिन दोपहर में जब दोनों बहुएं साथ में सब्जी लेने बाहर जाने लगती हैं, तो पुष्पा काजल को रोककर उसके पास जाकर उसका हाथ मोड़ते हुए कहती है, कहाँ जा रही है इसके साथ? खबरदार, जो तूने मेरी छोटी बहू पर अपनी मनहूस परछाई डाली, तू इसे भी अपनी तरह बांझ बनाना चाहती है क्या? माँ जी, छोड़िए, दर्द हो रहा है, मैं तो बस सब्जी लेने जा रही थी। तभी शिवानी अपनी सास के हाथ से काजल का हाथ छुड़ाते हुए कहती है, माँ जी, ये क्या बदतमीजी है? आप किसी औरत का हाथ ऐसे कैसे मरोड़ सकती हैं? और नजर वजर कुछ नहीं होता है, जेठानी जी मेरे साथ ही जाएंगी। तभी अजय वहां आ जाता है और सारी बातें सुनकर कहता है, शिवानी, बीच में मत बोलो, माँ जो कह रही है सही कह रही है। काजल को घर के अंदर ही रहना चाहिए। भाई साहब, आप एक पति होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ना कि अपनी माँ की गलत बातों में आना चाहिए। बांझ औरत पर पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। मैं तो अब दूसरी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। ये तो बस घर के काम के लिए यहाँ पड़ी है। ये सब सुनकर काजल रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। वहीं शिवानी उसके पीछे आती है और उसके हाथ पर मलहम लगाते हुए कहती है, जेठानी जी, आप मत रोइए, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी हैं, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी ढाल बनकर मैं खड़ी हूँ। इस घर में अब आपके साथ और अन्याय नहीं होने दूंगी। शिवानी, तुम बहुत अच्छी हो, पर ये लोग नहीं समझेंगे। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। काजल काफी देर तक शिवानी को समझाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पुष्पा और रामलाल अजय के साथ मिलकर फिर से काजल पर दबाव बनाते हैं कि वो तलाक के पेपर्स पर साइन कर दे। वो उसे कमरे में बंद करके धमकाते हैं, साइन कर इस पर काजल, वरना आज मैं तुझे इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। नहीं माँ जी, मैं साइन नहीं करूंगी, ये घर मेरा भी है। पुष्पा गुस्से में काजल के बाल पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए हॉल की तरफ लाती है। तभी शिवानी सामने से आकर अपनी सास को धक्का देकर पीछे कर देती है। बस बहुत हो गया माँ जी, अगर आपने अब जेठानी जी को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप एक औरत होकर दूसरी औरत के बाल खींच रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। शिवानी, तू बहुत ज्यादा बोल रही है। अरुण अपनी बीवी को समझा ले, हमारे बीच में ना आए। शिवानी, तुम हट जाओ, ये भाई और भाभी का मामला है। नहीं अरुण, ये इंसानियत का मामला है। मैं भी देखती हूँ कौन इन्हें हाथ लगाता है। तभी अचानक शिवानी का सिर चकरा जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। घर में हड़कंप मच जाता है। अजय और अरुण उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागते हैं। वहीं डॉक्टर चेकअप के बाद बाहर आता है और कहता है, भाई बधाई हो, शिवानी प्रेग्नेंट है। आप सब दादा दादी और पिता बनने वाले हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अजय और अरुण शिवानी को लेकर घर वापस चले आते हैं और घर वालों को सारी बातें बताते हैं। वहीं ये सुनकर पुष्पा कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर मेरे घर का वंश आ ही गया।
आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरुण, तूने तो कमाल कर दिया भाई। अब पुष्पा का व्यवहार शिवानी के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है, पर काजल के लिए वो और भी ज्यादा क्रूर हो जाती है। उसे लगता है कि अब पोता आने वाला है तो काजल की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अपनी दोनों बहू को हॉल में बुलाकर पुष्पा उनसे कहती है, शिवानी बहू, तू अब सिर्फ आराम करेगी। और काजल सुन ले, तू शिवानी के पास भी नहीं भटकेगी। तेरे जैसे बांझ की नजर मेरे पोते को लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। माँ जी, अगर जेठानी जी मेरे पास नहीं रहेंगी तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और याद रखिए, अगर इनके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं अपने पति को भी साथ ले जाऊंगी। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कह। ठीक है, ये रहेगी तेरे साथ, पर बस दूर से ख्याल रखेगी। ऐसे ही अगले 3 महीनों तक काजल ने अपनी सारी तकलीफें भुलाकर शिवानी की सेवा की और रोज रात की तरह आज भी शिवानी के लिए केसर वाला दूध लाती है और उसे देते हुए कहती है, शिवानी, ये दूध पी लो, तुम्हारे और बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। शुक्रिया जेठानी जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। तभी पुष्पा वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर गुस्सा होते हुए कहती है, शिवानी, इसके हाथ का दूध मत पी। क्या पता इसने इसमें कुछ मिला दिया हो। ये तो खुद माँ नहीं बन सकती, तुझे कैसे बनते देख सकती है। माँ जी, बंद कीजिए अपनी ये बकवास। जेठानी जी ऐसा कभी नहीं करेंगी, मुझे उन पर खुद से ज्यादा भरोसा है। शिवानी की बात सुनकर पुष्पा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर शिवानी दूध पी लेती है और फिर अगले दिन शिवानी काजल से कहती है, जेठानी जी, मेरा कच्ची कैरी खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है शिवानी, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर काजल रसोई में जाकर फ्रिज में से कच्ची कैरी निकालकर उसे टुकड़ों में काटकर उसमें नमक मिलाकर ले आती है और शिवानी को देते हुए कहती है, लीजिए देवरानी जी, आप ये कच्ची कैरी खा लीजिए। शिवानी काजल से कच्ची कैरी लेकर खाने लगती है। तभी कमरे में पुष्पा आती है और उसे इस तरह कच्ची कैरी खाते देखकर, खा ले खा ले, कल को बच्चे को कुछ हुआ ना तो तू ही रोएगी कि क्यों इस बांझ के हाथ से चीजें खाई। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भला जेठानी जी मेरा बुरा क्यों चाहेंगी? शिवानी की बात सुनकर पुष्पा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे पुष्पा काजल को और परेशान करने लगती है। वो काजल को कम खाना देना शुरू कर देती है। वो उसे दिन में सिर्फ एक बार रूखी सूखी रोटी देती है, जिस वजह से काजल कमजोर होने लगती है। फिर भी उसने शिवानी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी और एक दिन काजल शिवानी के लिए प्यार से खिचड़ी बनाती है और उसके कमरे में लाकर उसे खाने को देती है कि तभी पुष्पा वहाँ आकर, अरे ये खिचड़ी किसके लिए है? माँ जी, शिवानी के लिए है। उसका पेट कुछ ठीक नहीं था सुबह से, इसलिए बनाई है। रहने दे, तूने जरूर इसमें कुछ काला जादू किया होगा। शिवानी मत खाना ये। शिवानी एक चम्मच खिचड़ी खाकर अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर कहती है, माँ जी, खिचड़ी बहुत लाजवाब बनी है, आप भी बेकार में शक करती हैं। शिवानी की बात सुनकर पुष्पा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, आजकल इन दोनों देवरानी जेठानी की कुछ ज्यादा ही जम रही है। कहीं इन दोनों की बॉन्डिंग की वजह से मेरे घर में हुकूमत खत्म ना हो जाए। मुझे कुछ करना होगा। और फिर अगले दिन पुष्पा काजल के कपड़ों में लाल चींटियां डाल देती है और जब काजल कपड़े पहनती है तो उसे पूरे शरीर पर भयानक जलन होने लगती है। वो अपने शरीर को खुजलाते हुए हॉल में आती है और सोफे पर बैठी पुष्पा से कहती है, उफ, ये क्या हो रहा है? पूरे बदन में खुजली और जलन हो रही है। माँ जी देखिए ना। मुझे क्या पता, जरूर तेरी गंदी आदतों की वजह से कीड़े लग गए होंगे तुझमें। जा जाकर नहा ले। काजल रोते हुए बाथरूम में जाकर खुद को साफ करती है। वो देखती है कि उसकी पूरी खाल लाल पड़ चुकी थी। तभी वो जैसे ही शिवानी की आवाज सुनती है कि उसे उठने में दिक्कत हो रही है, वो अपनी जलन भूलकर उसके पास पहुंच जाती है। रुक शिवानी, मैं तुझे सहारा देती हूँ। अभी तेरा वजन बढ़ गया है, तुझे अकेले नहीं उठना चाहिए। जेठानी जी, आपकी आंखें सूजी हुई क्यों है और ये हाथ लाल कैसे हो गए? कुछ नहीं देवरानी जी, बस थोड़ी एलर्जी हो गई है, अब ठीक है। ऐसे ही समय बीतता है और शिवानी का 9वां महीना लग जाता है और फिर एक दिन शिवानी के कमरे में जूस गिर जाता है, जिससे पूरा फर्श चिपचिपा और गंदा हो जाता है। शिवानी उसे साफ करने की कोशिश करती है पर उससे झुका नहीं जाता। तभी काजल वहाँ आती है। अरे देवरानी जी, झुक क्यों रही है? हट जाओ, मैं साफ कर देती हूँ। ऐसा कहकर काजल उस जूस को साफ करने लगती है। तभी शिवानी कहती है, जेठानी जी, आप मेरा इतना ध्यान क्यों रखती है? माँ जी और भाई साहब तो आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, फिर भी आप मेरी सेवा में लगी रहती है, क्योंकि तुमने मुझे इस घर में इंसान समझा। शिवानी, सब तो मुझे बांझ कहकर बुलाते हैं, किसी फंक्शन में नहीं ले जाते, कहते कि मेरी नजर लग जाएगी, पर तुमने मुझे हमेशा सम्मान दिया। जेठानी जी, इस पूरे घर में आप ही हैं जो मेरा सच्चा ख्याल रखती हैं। अरुण और भाई साहब तो काम पर चले जाते हैं और शाम को आकर सो जाते हैं। मेरा सारा दिन तो आपके भरोसे ही कटता है।
बस तुम सलामत रहो और ये बच्चा ठीक से आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जेठानी जी, मेरी डिलीवरी के बाद मैं आपको शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। आजकल बहुत सारी तकनीकें हैं, IVF है, सरोगेसी है, आप भी माँ बनेंगी, ये मेरा वादा है आपसे। शिवानी की बात सुनकर काजल की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ जाती है। वहां पुष्पा दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी और मन ही मन सोचती है, मेरी छोटी बहू उस बांझ के इतने करीब कैसे है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ही दिन बीतते हैं। आज पुष्पा अपने कमरे में बैठकर काजल को घर से निकालने की आखिरी योजना बना रही थी। तभी अचानक शिवानी के कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जेठानी जी, जल्दी आइए, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है मेरा वक्त आ गया है। काजल दौड़कर शिवानी के कमरे में आती है और कहती है, शिवानी हिम्मत मत हारना, माँ जी जल्दी आइए, शिवानी को लेबर पेन शुरू हो गया है। तभी पुष्पा कमरे में आकर कहती है, क्या हुआ? अभी तो हफ्ता भर बाकी था, जरूर तूने इसे कुछ उल्टा सीधा खिलाया होगा। माँ जी इल्जाम बाद में लगा लेना, पहले इसे अस्पताल ले जाने का इंतजाम कीजिए, एम्बुलेंस आने में देर लगेगी और कोई भी मर्द घर पर नहीं है, मैं अरुण को फोन करती हूँ। माँ जी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जेठानी जी मेरा हाथ पकड़िए। शिवानी दर्द से तड़प रही थी। तभी काजल तुरंत चादर बिछाती है और शिवानी को सहारा देकर उस पर लिटा देती है। तभी घर के बाहर शोर की आवाज आती है। वहीं पुष्पा खिड़की से झांक कर देखती है तो पता चला कि मोहल्ले में दंगा भड़क गया है और सड़कें जाम हो गई हैं। कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती थी। अरे ये क्या हो गया, बाहर तो पत्थरबाजी हो रही है, अब मेरी बहू अस्पताल कैसे जाएगी, मेरा पोता घर में ही मर जाएगा क्या? माँ जी घबराइए मत, मैं इसे अस्पताल ले जाऊंगी, अगर गाड़ियाँ नहीं आ सकती तो मैं इसे उठा कर ले जाऊंगी। तू इसे कैसे उठाएगी, तू खुद इतनी कमजोर है और तू तो बांझ है, तेरे हाथ लगते ही मेरा वंश खत्म हो जाएगा, दूर हट इससे। माँ जी चुप हो जाइए, अगर आज मुझे और मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप और आपकी नफरत होगी। जेठानी जी मुझे ले चलिए यहाँ से। काजल अपनी पूरी ताकत बटोरकर शिवानी को अपनी गोद में उठाकर घर से बाहर निकलती है। बाहर धुआं और पत्थरों की बारिश हो रही थी। ये देख काजल शिवानी से, शिवानी अपनी आंखें बंद कर लो, बस मुझ पर भरोसा रखना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। काजल गलियों से भागने लगी। उसके नंगे पैरों में कांच के टुकड़े चुभकर खून निकल रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। करीब 2 किलोमीटर तक वो शिवानी को उठाकर दौड़ती रही। पसीने से तरबतर और सांस फूलने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो अस्पताल के गेट पर पहुंच जाती है। और डॉक्टर जल्दी आइए, मेरी छोटी बहन को लेबर पेन हो रहे हैं, प्लीज इसे बचाइए। अरे आप खुद लहूलुहान है, जल्दी स्ट्रेचर लाओ। शिवानी को लेबर रूम में ले जाया गया। काजल वहीं जमीन पर बैठ गई, उसके पैरों से खून बह रहा था। तभी रामलाल, पुष्पा, अजय और अरुण भी पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहीं अजय ने जब काजल की हालत देखी तो उसका दिल कांप उठा। काजल, ये तुम्हारे पैरों से इतना खून क्यों निकल रहा है और तुम यहाँ कैसे पहुंची? काजल उन्हें बताती है कि वो किस तरह भागकर शिवानी को लेकर आई है। और थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर बाहर आता है तो अरुण उससे कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी है और मेरा बच्चा? भैया आप सब बहुत खुश नसीब हैं कि आपकी बड़ी बहू इसे सही वक्त पर ले आई। अगर 10 मिनट की भी देरी हो जाती ना तो बच्चा और माँ दोनों को नहीं बचाया जा सकता था। शिवानी का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। डॉक्टर साहब, मेरा पोता ठीक तो है ना? बताइयो, बेटा हुआ है और आपकी बड़ी बहू ने न सिर्फ उसे अस्पताल पहुंचाया बल्कि उसका O नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी शिवानी से मैच कर गया, तो उन्होंने अभी अंदर ब्लड भी दिया है उसे। ये सुनकर पुष्पा और अजय के सिर शर्म से झुक गए और फिर कुछ देर के बाद शिवानी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वो होश में थी। पुष्पा बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने वाली थी कि तभी शिवानी कहती है, रुक जाइए माँ जी, इस बच्चे पर सबसे पहला हक आपका नहीं है, इसे सबसे पहले उसकी बड़ी माँ छुएगी। क्या कह रही है तू बहू, मैं इसकी दादी हूँ। अब वही दादी है ना जो कह रही थी कि जेठानी जी की परछाई से बच्चा बांझ हो जाएगा। देखिए, आज इसी बांझ के खून ने इस बच्चे की रगों में दौड़कर इसे जिंदा रखा है। अगर जेठानी जी नहीं होती तो आज आप मेरा और इस बच्चे का जनाजा देख रही होती। काजल, मुझे माफ कर दो यार, मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गया था। मैंने एक पति होने का फर्ज नहीं निभाया। तुम बांझ नहीं हो, तुम तो ममता की मूरत हो। अजय, मुझे बस इतना दुख था कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। क्या माँ बनना ही एक औरत की एकमात्र पहचान है? नहीं बेटा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। वंश सिर्फ पैदा करने से नहीं, उसे बचाने और संस्कार देने से बढ़ता है। तुम इस घर की सबसे बड़ी ढाल हो। काजल बहू, मुझे अपने पैर छूने दे, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया।
मैंने तुझे दाने दाने के लिए तरसाया, तुझे गालियां दी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप बड़ी हैं, पैर मत छूइए, बस मुझे अपनी बहू मान लीजिए, मेरे लिए यही काफी है। फिर काजल धीरे से बच्चे को अपनी गोद में लेती है। वहीं बच्चे ने जैसे ही काजल की उंगली पकड़ी, काजल की आंखों से आंसू छलक पड़े। देखिए ना जेठानी जी, कृष्णा बिल्कुल आप पर गया है, शांत और प्यारा। अब हम सब साथ रहेंगे। और हाँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, अगले महीने हम आपके इलाज के लिए मुंबई जा रहे हैं। पर डॉक्टर ने तो कहा था कि मेरा माँ बनना मुमकिन नहीं है। वो पुराने टेस्ट थे, अब नई तकनीकें आ गई है, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो मेरा ये बेटा तो आपका है ही, हम मिलकर इसे बड़ा करेंगे। हाँ काजल, अब हम कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, आज से इस घर की मालकिन काजल है। मैं तो अब सिर्फ पोते के साथ खेलूंगी और अपनी बहुओं से सेवा करवाऊंगी। चलो आज भाई इसी खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाते हैं। और हाँ, दंगे भी अब शांत हो गए हैं। अरे आज रात का खाना बाहर से मंगवाते हैं, काजल भाभी और शिवानी को आराम करने देते हैं। नहीं अरुण, आज मैं खुद किचन में जाकर सबके लिए कुछ बनाऊंगा। आखिर मुझे भी तो अपनी पत्नी की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। शुक्रिया शिवानी, तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए जेठानी जी, आपने मुझे और मेरे बच्चे को नया जीवन दिया।